गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। तो आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो बैलेंस्ड फोर्स वो होती है अगर दो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगी हुई हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती हैं, जिनका नेट रिजल्ट कुछ ना कुछ होता है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज आता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, अगर वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर वो रेस्ट में आ सकता है, या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। मतलब हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका एक सिंपल जनरल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे टग ऑफ वार होता है, रस्सा कसी का खेल होता है, उसमें दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो क्या बीच वाला पॉइंट इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की फोर्स कैसी हैं? बैलेंस्ड फोर्स हैं। अब दूसरा केस, अगर एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूसरी तरफ से कम लगेगा, तो ये केस क्या है? ये है अनबैलेंस्ड फोर्स का केस। तो जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा रस्सा उस तरफ मूव हो जाएगा। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं। वी वुड नाउ like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। कि एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, पहले तो एक्सेलरेशन के बारे में ही जानिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, इंक्रीज होती है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, पहले गाड़ी 0 पे होती है, फिर वो 5 पे जाएगी, 10 पे, 20 पे, ऐसे जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे एक्सेलरेशन के अंदर चेंजेस आते हैं। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। तो आइए एवरीडे लाइफ की कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ़ द बॉल हिट अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। कि जब टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं तो प्लेयर को अगर वो कोई बॉल हिट कर जाती है तो उसको चोट नहीं लगती। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट अ स्पेक्टेटर इट में हर्ट हिम। स्पेक्टेटर कौन होते हैं? दर्शक। कि जब क्रिकेट बॉल किसी दर्शक को लग जाती है तो इससे उसे चोट लग सकती है। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोन ए रोड साइड। कि जब एक ट्रक रेस्ट में है और वो रोड साइड में पार्क किया हुआ है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। लेकिन जब ट्रक बहुत कम स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा होता है तो वो भी किसी पर्सन को कुचल के मार सकता है अगर ध्यान नहीं देंगे। A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun। कि छोटी सी जो गोली होती है उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन वो भी एक पर्सन को किल कर सकती है जब उसे गन से फायर करते हैं। नॉर्मली अगर आप हाथ में पकड़ के गोली मारोगे किसी को, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो गन से फायर की जाएगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो पर्सन को किल कर सकती है। These observations suggest that the impact produced by the object depends on their mass and velocity। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उसका मास कितना ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है। सिमिलरली, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तेज चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी की बात करेंगे जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करती है।
देखो, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव होता है दूसरी चीज़ों पे टकराने का, वो उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक क्वांटिटी आती है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लाइन में है वो वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। तो इस प्रॉपर्टी को मोमेंटम कहा जाता है। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन साइंटिस्ट था, उसने मोमेंटम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। द मोमेंटम P of an object is defined as the product of its mass m and velocity v। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो क्या फार्मूला बनेगा इसका? p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखिए, जैसा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो मोमेंटम के अंदर, फार्मूले के अंदर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब मोमेंटम में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। इसलिए ये भी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी v। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी v की डायरेक्शन होती है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे याद रखोगे? p इज इक्वल टू एम वी। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट निकल जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब फोर्स लगाया जाता है किसी बॉडी के ऊपर, वही उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आता है ऑब्जेक्ट की। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि फोर्स से ही मोमेंटम चेंज होगा। Let us consider a situation in which a car that with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिचुएशन है कि कार की बैटरी डेड हो गई और बिना बैटरी के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या करेंगे? उसको धक्का दिया जाएगा। अगर वो 1 मीटर पर सेकंड से भी चल जाती है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ 1 or 2 persons गिव ए सडन पुश अनबैलेंस्ड फोर्स टू इट, इट हार्डली स्टार्ट्स। अगर 2 पर्सन उसे अचानक से धक्का देंगे तब भी वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अचानक से दिया गया धक्का उसको इतना मोमेंटम नहीं देगा कि वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर लगातार उसे पुश करते रहेंगे, थोड़ी आगे तक वो जाती रहेगी, जिससे कि एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और कार इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगी कि वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज़ नॉट ओनली डिटरमिन्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, मतलब कार के मोमेंटम के अंदर जो बदलाव आएगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, कितना ज़्यादा हमने फोर्स लगाया, बट आल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज़ एक्सर्टेड। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमने कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया, क्योंकि कार के अंदर इतना मोमेंटम आना चाहिए कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए कॉन्टीन्यूसली थोड़ी आगे तक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमने 2-3 सेकंड के लिए फोर्स लगाया और फिर हटा लिया। कॉन्टीन्यूसली उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि इंजन में इतने रोटेशन हो जाए कि वो स्टार्ट हो जाए। इट मे देन आल्सो बी कंक्लूडेड दैट, तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकलता है, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। कि जो मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने मोमेंटम को किस रेट से चेंज करना है, कितनी तेज़ी से चेंज करना है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बड़ी तेज़ी से चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर लोडेड ट्रक है तो उसका
मोमेंटम अगर हमने चेंज करना है, उसका वेग बढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज़ कंपेयर टू कार, क्योंकि कार का मास कम होता है तो उसका मोमेंटम भी कम होता है, तो उसमें कम फोर्स से ही मोमेंटम के अंदर चेंज ज़्यादा आता है। तो यहीं से सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकलता है। देखिए डेफिनेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितनी तेज़ी से चेंज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाया है, अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा वो भी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, मतलब बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी। जो ये मोमेंटम है यही हमें व्हीकल्स को रोड के ऊपर कंट्रोल करने में आइडिया देता है, हेल्प देता है, क्योंकि अगर लोडेड ट्रक है तो उसको अगर रोकना है तो काफ़ी देर पहले से ही ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। लोडेड ट्रक के अंदर मास बहुत ज़्यादा होगा, बेशक उसकी वेलोसिटी कार से कम होती है, वो 50-60 की स्पीड पे भी चल रहा होगा, तब भी उसके मास की वजह से उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके अंदर जो संवेग है, जो गति है उसके अंदर वो ज़्यादा होगी। और जो कार होती है, कार का मास एक ट्रक से बहुत कम होता है, तो उस वजह से अगर कार को अचानक से रोकना भी पड़ जाता है तो ब्रेक लगाएंगे तो वो थोड़ी दूरी पर ही जाके रुक जाती है, क्योंकि उसका मास ट्रक से बहुत कम होता है, तो इस वजह से उसका मोमेंटम भी कम होता है। तो ज़्यादा मोमेंटम के ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए, और कम मोमेंटम के ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये आज का टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और मेमोराइज़ करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।